WPL 2025 में क्या कुछ देख लिया भाइयों। WPL इतिहास का पहला सुपर ओवर देखा जहां पे आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा। WPL इतिहास का सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा देख लिया जो आरसीबी ने किया। यूपी वॉरियर्स जिन्होंने हार के साथ शुरुआत करी थी, परंतु अब यूपी वालों का भूखाल आ चुका है। 2 बैक टू बैक जीत आ चुकी है। सोफिया एलेक्सटन का सुपर ओवर में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आ चुका है। दिल्ली कैपिटल्स टेबल टॉपर बन चुकी है। मुंबई इंडियंस की एज यूजुअल शुरुआत हुई है। आरसीबी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। पर एक चीज जो अभी भी ना बदली, ना पिछले 2 सीजन में बदली है। सीजन बदल गए, साल बदल गए, पर गुजरात गायंट्स की टीम जो बॉटम ऑफ द टेबल बने रहने की जो रेस चल रही है ना, गुजरात गायंट्स ने बोल दिया अरे भूलो यार, टेबल टॉपर नहीं बनना हमें, टॉप 3 में नहीं फिनिश करना हमें, हमने एक स्थान पकड़ रखा है, बॉटम ऑफ द टेबल पे फिनिश करना है तो करना ही है। अब गुजरात गायंट्स के लिए मुसीबतें और बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बल्लेबाजी में अकेली आंसले गार्डनर लड़ती हुई नजर आ रही है, तो गेंदबाजी में काशवी गौतम के अलावा कोई और परफॉर्मेंस नहीं आ रहा। डिएंड्रा डॉटिन से उम्मीदें बहुत है, पर वो बल्ला नहीं गरज रहा है। बैकपुनी वो शुरुआत नहीं दे पा रही है। हरली देवर की बड़ी पारियां नहीं आ पा रही है, तो प्रिया मिश्रा, तनुजा कंवर से वो कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिली है। तो गुजरात गायंट्स के लिए प्रॉब्लम्स उनकी बल्लेबाजी भी है, उनकी गेंदबाजी भी है। प्लस गुजरात गायंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके पास कोई इंटरनेशनल फास्ट बॉलर नहीं है। जैसे मुंबई इंडियंस की बात करते हैं, सब्बीम इस्माइल है, नटेलिया सियोर बरंट है। दिल्ली कैपिटल्स के पास तो अन्नाबेल सदरलैंड, सीका पांडे, तीता सड्डू, मरीजना कैप 4 इंटरनेशनल फास्ट बॉलर है। वहीं आरसीबी की बात करते हैं तो किम गेरत और रेणुका सिंह के रूम में अब इलियास पेरी भी गेंदबाजी करने लग गई है। उनके पास भी क्वालिटी फास्ट बॉलर नजर आते हैं। वहीं यूपी वॉरियर्स की टीम के पास भी एक बैलेंस टीम नजर आती है, परंतु वहीं गुजरात गायंट्स के पास कोई ऐसा फास्ट बॉलर नहीं है, कोई ऐसा इंटरनेशनल ओवरसीज फास्ट बॉलर नहीं है जो आपको नई गेंद से विकेटें लेके दे, नई गेंद से गेंदबाजी करके दे। यही कारण है गुजरात गायंट्स की टीम स्ट्रगल कर रही है और बॉटम ऑफ द टेबल पे बनी हुई है। अब गुजरात गायंट्स की टीम तो ऐसा लग रहा है कि बाहर हो चुकी है WPL 2025 से, क्योंकि अब गुजरात गायंट्स को क्वालिफाई करना है ना, तो 4 मुकाबले तो उन्होंने ऑलरेडी खेल लिए। एक मुकाबला जीता है, 2 पॉइंट्स उनके पास। अब बच्चे भी 4 मुकाबलों में से कम 3 मुकाबले जीतने होंगे, क्योंकि अगर कोई टीम 12 पॉइंट्स पे समाप्त करेगी तो ये मान के चलिए कि वो टेबल टॉपर बनेगी और डायरेक्टली फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। फिर अगर कोई टीम 10 पॉइंट्स पे समाप्त करती है लीग स्टेज के मुकाबले खत्म होने के बाद में, तो उनका ये कंफर्म हो जाएगा कि वो टॉप 3 में तो डेफिनेटली समाप्त करने वाली है। परंतु कोई टीम अगर 8 पॉइंट्स पे भी पहुंच जाती है तो भी वो क्वालिफाई कर सकती है। उसके लिए बेहतर नेट रन रेट होना जरूरी है। तो गुजरात के लिए अगले 4 में से 3 मुकाबले जीतना जरूरी है, प्लस अपनी नेट रन रेट को बेहतर करना भी जरूरी है अगर वो 8 पॉइंट्स तक पहुंचती है। अगर 4 के 4 मुकाबले गुजरात गायंट्स की टीम अगले जीत जाती है और 10 पॉइंट्स पे पहुंच जाती है, तो फिर हो सकता है उनको नेट रन रेट की जरूरत ना हो। परंतु दिल्ली कैपिटल्स एज यूजुअल शुरुआत हो चुकी है, 5 मुकाबले खेल चुकी है, 3 मुकाबले जीत चुकी है, 6 पॉइंट्स उनके पास है। अब 3 मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स के पास बचे हैं, और दिल्ली कैपिटल्स का भी ऐसा नहीं कि फिक्स है कि वो टॉप 3 में समाप्त करने वाली, क्योंकि 3 में से 2 मुकाबले जीतो आप टॉप 3 में समाप्त करोगे, 3 के 3 जीतो आप नंबर 1 समाप्त करोगे और डायरेक्टली फाइनल में क्वालिफाई कर जाओगे। परंतु अगर 3 में से 2 मुकाबले हार गए और एकमात्र मुकाबला जीतती है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, तो 8 पॉइंट्स पे ही पहुंचेगी। और दिल्ली कैपिटल्स की नेट रन रेट अभी भी माइनस में 0.22, अभी भी नेट रन रेट को प्लस में करना जरूरी है। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए जरूरी है कि अगले 3 में से 2 मुकाबले जीते और किसी और पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े और 10 पॉइंट्स पे पहुंच जाए और टॉप 3 में समाप्त करे और आगे के लिए क्वालिफाई कर जाए। वहीं मुंबई इंडियंस की बात करें, मुंबई इंडियंस ने अभी तक सबसे कम मुकाबले खेले हैं, 3 ही मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं, 4 पॉइंट्स उनके पास है और 5 मुकाबले बचे हुए मुंबई इंडियंस के पास। और मुंबई इंडियंस की सॉलिड बैटिंग लाइनअप और सॉलिड गेंदबाजी लाइनअप, ऐसा लगता है कि 5 में से 3 मुकाबले जीतना इनके लिए तो आसानी होने वाला है और 10 पॉइंट्स पे टीम पहुंचने वाली है। मुझे नहीं लगता कि ये तीसरे नंबर की रेस में रहेगी, मुंबई इंडियंस टॉप 2 की रेस में रहने वाली है। अब आरसीबी की टीम शुरुआत करी ना यार, 200 रन के लक्ष्य का पीछा होता है, आरसीबी बैक टू बैक जीत दर्ज करती है, ऐसा लगा कि आरसीबी तो तहलका मचा देगी। परंतु 2 ही मुकाबले होता है ना, तीसरे मुकाबले में लड़खड़ाती है, हारती है, चौथे मुकाबले में फिर जब लास्ट ओवर में ऑलमोस्ट 18 रन डिफेंड करने थे रेणुका सिंह, वो दे के चली जाती है, फिर सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ता है। तो 2 बैक टू बैक जीत से 2 बैक टू बैक हार आ चुकी है। वडोदरा में 2 बैक टू बैक जीत मिली थी, तो बेंगलोर को अपने होम ग्राउंड में, आरसीबी को अपने होम ग्राउंड में 2 बैक टू बैक हार का सामना करना पड़ा है। अब 4 मुकाबले आरसीबी भी खेल चुकी है, 2 ही मुकाबले जीतती है। ये अच्छी चीज़ है आरसीबी के लिए कि उनकी नेट रेट प्लस में
65 है। अब आरसीबी को करना यही होगा कि अपने 4 में से अगले 4 में से 3 मुकाबले जीतो, 10 पॉइंट्स पे पहुंचो और ये सिक्योर करो कि आप टॉप 3 में समाप्त करने वाले हो। तो ये था पांचों टीमों का क्वालिफिकेशन सिनारियो कि कैसे ये पांचों टीमें टॉप 3 में समाप्त कर सकती है। मैं फिर बता दूं, 12 पॉइंट्स के साथ टेबल टॉपर बनोगे, 10 पॉइंट्स के साथ आप टॉप 3 में समाप्त करोगे और 8 पॉइंट्स के साथ भी आप क्वालिफाई कर सकते हो अगले राउंड के लिए। बस आपकी नेट रन रेट बेहतर होनी चाहिए।